जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका एल एन ग्रुप ऑफ IAS बड़हड़िया में। और हम लोग फिर ज्योग्राफी क्लास में आज प्राथमिक क्रियाकलाप का अगला पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग कृषि पढ़ रहे थे और कृषि में हम लोगों ने अलग अलग पद्धति प्रणाली यानी सिस्टम को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जैसे हम लोगों ने निर्वाह कृषि को देखा था, उसके बाद से फिर हम लोग कल गहन निर्वाह कृषि ये सब चीज़ें देखा था। ठीक है, एक और पद्धति था जिसमें हमने रोपण कृषि को देखा था। ठीक है, अभी भी हम कुछ और डिस्कस करेंगे कृषि से रिलेटेड। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितना भी अगर डाउट अगर समझ में आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछें। बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से राइज किए जाते हैं। अभी तक जितना पढ़ाई हुआ है उसको रेगुलरली पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए। कहीं भी डाउट होता है तो आकर के पूछा करें। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में। तो विस्तृत अनाज वाणिज्य कृषि का मतलब क्या होता है कि ऐसा कृषि व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। हमने प्रीवियस क्लास में भी एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसको बताया था रोपण कृषि। रोपण कृषि का विशेषता क्या था? तो वो भी एक बड़े भूभाग पे हो रही थी और वो भी व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। निर्वाह कृषि एक ऐसा कृषि था जो एक परिवार के लोग मिल करके करते थे और परिवार के ही जीवन निर्वाह के लिए लोग खेती करते थे। लेकिन रोपण कृषि कैसा था? व्यापार के उद्देश्य से। और यहाँ विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि भी किस लिए होता है? व्यापार के ही उद्देश्य से। अब व्यापार के उद्देश्य से होता है तो इसमें मुख्य रूप से कौन फसलें होती है? तो याद रखिएगा, इसमें मुख्य रूप से जो फसलें बोई जाती है व्यापार के उद्देश्य से वो होता है गेहूं। कौन सा? गेहूं। इसके अन्य और भी फसलें होती है लेकिन सबसे अधिक गेहूं ही बोया जाता है। इसके साथ मक्का हो गया, जौ हो गया, जई हो गया, राई हो गया, ये सब फसलें भी बोई जाती है जिसे व्यापार के उद्देश्य से ही किया जाता है। विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाएगी। अच्छा, विरल जनसंख्या से क्या मतलब है आपका? तो विरल जनसंख्या मतलब कि जहां पे जनसंख्या कम होती है। जहां पे जनसंख्या, विरल मतलब कम, सघन मतलब ज्यादा। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत लोग को सुनते हैं कि इस तरह के वर्ड में कंफ्यूज होते हैं। विरल मतलब कम, सघन मतलब ज्यादा। तो विरल जनसंख्या का मतलब है कि जहां जनसंख्या कम होगी वहीं पे। अच्छा, ऐसा क्यों? लॉजिकल बात समझिए कि विरल जनसंख्या रहेगा यानी कम जनसंख्या रहेगा तो भूभाग ज्यादा रहेंगे, खेत के लिए जमीन ज्यादा रहेंगे। और जनसंख्या ही ज्यादा रहेगा तो वो तो खेती के जमीन पर अपना घर बना कर रखेंगे, बथान बना कर रखेंगे, अलग अलग तरह के काम में उसको व्यस्त कर देते हैं जमीन को, फिर खेती के लिए जमीन नहीं बचता है। यहाँ पे जनसंख्या कम होती है जहां पे ये खेती की जाती है। ठीक है, इसमें खेत का आकार जो है वो बड़ा होता है। खेत का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। खेत का आकार इसमें बड़ा होता है क्योंकि ये व्यापार के उद्देश्य से की जा रही है तो बड़े भूभाग स्तर पे ही की जाएगी। जैसे कि रोपण कृषि हम लोग किए थे तो रोपण कृषि में भी हमने देखा था कि ये भी एक बड़े भूभाग पे की जा रही थी। वहीं निर्वाह कृषि जब हमने देखा था तो निर्वाह छोटे भूभाग पे की जाती है। भूभाग का मतलब भूमि का भाग, भूमि का भाग यानी खेत का आकार। ठीक है, चलिए यहाँ पे मशीनों का प्रयोग किया जाता है। इस खेती को करने के लिए मशीनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। क्यों किया जाएगा? क्योंकि बड़े स्तर पे खेती होगी तो श्रम की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है, मेहनत ज्यादा लगते हैं, इसलिए इसमें मशीनों का यूज किया जाता है ताकि इंसान का काम आसान हो सके थोड़ा। ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पादन, इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। प्रति व्यक्ति उत्पादन जो होगा वो अधिक होता है, यानी एक व्यक्ति द्वारा जो उत्पादित किया जाएगा जितना भी उसमें प्रोडक्शन होगा वो अधिक होता है। एक व्यक्ति द्वारा कमाया हुआ जितना भी उसमें उत्पादन होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन प्रति इकाई जो उत्पादन होता है वो कम होता है। प्रति इकाई का मतलब होता है कि एक एकड़ पे जो उत्पादन होता है वो कम होता है, लेकिन वहीं एक व्यक्ति के अनुसार देखा जाता है तो ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति के अनुसार उत्पादन अधिक होगा लेकिन एक क्षेत्र में या एक एकड़ क्षेत्र में या एक यूनिट क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वहां पे उत्पादन कम देखा जाता है। ठीक है, अब कहें कि ये खेती जो है मुख्य रूप से कहाँ पे की जाती है, कौन कौन से क्षेत्र में? तो याद है आपको शीतोष्ण क्षेत्र बताए थे आप लोगों को, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? शीतोष्ण का मतलब होता है कि ठंडी इलाका वाला क्षेत्र। ऐसे हमने बताया था उष्ण कटिबंधीय, तो उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या हुआ? गर्म स्थान। अब आपको याद होगा मैप में मैंने बताया था कि 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री से नीचे जो भी क्षेत्र हमारे मैप पे दिखते हैं, वर्ल्ड मैप पे दिखते हैं, और उसमें जितने भी सारे हमारे देश, कंटिनेंट और बहुत सारे जो ये महाद्वीप सब लगे हुए हैं, ये सब ठंडे इलाके में आते हैं। 23.5 डिग्री से नीचे और 23.5 डिग्री से ऊपर जितना भी क्षेत्र हो सब क्या है? शीतोष्ण।
ठंडी है, यानी कि उसी को कहा जाता है शीतोष्ण इलाका। क्या बोला जाता है इसको? शीतोष्ण कहा जाता है। ये 23 डिग्री और 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री यानी मकर रेखा और कर्क रेखा के बीचों बीच जितने भी देश या महादेश आते हैं वे सब ग्रीष्मकालीन क्षेत्र होते हैं, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। याद है आप लोग को? ये चैप्टर जब से शुरू है तब से हम ये सब बता रहे हैं आपको, ये दिमाग में रखते चलिएगा, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो होता है ये कुछ रूप से फेमस है। आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर ऑब्जेक्टिव के लिए जरूर पूछता है कभी कभी इसमें कि पंपास का संबंध किससे है, स्टेपिज का संबंध किससे है, या प्रेरीज का संबंध किससे है, बेल्डस डाउन्स या कैटरबरी के संबंध किससे है। तो आपको याद रखना चाहिए ये सभी घास के कुछ मैदान है जो वर्ल्ड फेमस है, यानी वर्ल्ड में इसको जाना जाता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग घास के मैदान विकसित किए गए हैं। घास के मैदान क्यों विकसित किए गए हैं? पशुओं को चारे के लिए घास के मैदान को महत्व दिया गया। पशुओं के चारे के लिए घास के मैदान को महत्व दिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें कि किस देश में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यूरेशिया का। तो अगर यूरेशिया में पूछा जाए कि यूरेशिया में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा स्टेपिज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? स्टेपिज। वहीं अगर उत्तरी अमेरिका में पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, तो प्रेरीज होता है। अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या बोला जाता है? पंपास बोला जाता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में अगर कहा जाए तो यहाँ बेल्डस बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बेल्डस बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर पूछा जाए तो यहाँ डाउन्स होता है। यहाँ के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। वहीं अगर न्यूजीलैंड की बात किया जाए तो यहाँ कैटरबरी होता है। ये सब घास के मैदान ही है। ये सब क्या है? घास के मैदान है, लेकिन अलग अलग जगहों पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। समझा गया? यूरेशिया का मतलब समझते हैं? यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया। यूरोप प्लस एशिया, तो यूरोप प्लस एशिया को मिला के यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। तो यूरोप प्लस एशिया में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? स्टेपिज बोलते हैं, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये मिलता है, ठीक है। तो याद रखना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं मिश्रित कृषि यानी मिक्स फार्मिंग क्या है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां हमने बताया कि ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, यानी अनाज विस्तृत यानी व्यापार के उद्देश्य से अनाज की खेती की जाती है, जिसमें मुख्य फसलें गेहूं होती है, अन्य फसलें मक्का, जौ, जई और राई होता है। ये फसलें विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में की जाती है। यहाँ खेत का आकार बड़ा होता है, ये मशीनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक और प्रति इकाई उत्पादन कम होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पे ये ज्यादातर पाए जाते हैं, जिसमें यूरेशिया में स्टेपिज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में बेल्डस, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड में कैटरबरी होता है। चलिए इसके बाद अब बताते हैं एक और खेती का नया प्रणाली होता है जिसको बोलते हैं मिक्स फार्मिंग यानी कि मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि जिसमें फसलें और पशुओं को एक साथ पाला पोसा जाता है या फिर खेती उसकी की जाती है, ठीक है। तो पशुओं की खेती नहीं हो सकती है, पशुओं को पाला जाता है, फसलों को की जाती है, ठीक है। लेकिन दोनों जब एक साथ की जाती है इसी को बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। क्या बोलते हैं इसको? अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि खेती प्लस पशुपालन, खेती प्लस पशुपालन, अगर ये दोनों एक साथ किया जाए तो इसको मिश्रित कृषि कहा जाता है। पशुपालन करना भी क्या है? एक कृषि का क्षेत्र होता है। पशुपालन भी क्या है? एक कृषि का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो प्रमुख फसलें अगर बात किया जाए कि मिक्स कृषि में या मिश्रित कृषि में कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से की जाती है, तो देखिए वही फसलें हैं जो यहाँ पे हुई हैं। जो खेती विस्तृत में होती है वही मिश्रित में भी की जाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा गेहूं है, जौ है, जई है, मक्का है और चारा फसलें। चारा फसलें का मतलब कुछ ऐसे फसलें हम लोग बोते हैं अपने खुले क्षेत्र में जो हमारे चारा के लिए यूज किया जाए, जैसे अपने भैंस के लिए, गाय के लिए, बकरी के लिए लोग खेती करता है ना कुछ कुछ, तो वे साथ में करते हैं ताकि उनके चारा के लिए भी कुछ चीजें उपलब्ध कराया जा सके। तो यहाँ पे प्रमुख फसलों में गेहूं, जौ, जई, मक्का, चारा की फसलें की जाती है, ठीक है। अगर प्रमुख पशुओं का बात किया जाए कि कौन कौन से पशुओं के इनके साथ रखा जाता है या इनके साथ पाला पोसा जाता है, तो वो होता है आपका गाय हो गया, भैंस हो गई, भेड़ हो गए, बकरी हो गए, ऐसे जैसे मुर्गी हो गई, ये सभी चीजें एक साथ इसको रख करके पाला पोसा जाता है। चलिए कुछ विशेषताएं इनके देखते हैं कि मिश्रित कृषि की क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती है। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि मिश्रित कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। चलिए समझते हैं एक एक करके। फसल चक्र को अपनाया जाता है। फसल चक्र समझते हैं आप लोग? फसल चक्र किसे बोलेंगे? फसल का चक्रण करना, यानी फसल को चक्र अनुसार चलाते रहना। जैसे एक ही भूमि पर फसलों को बदल बदल कर बोना,
ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फसल चक्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप लोग 9-10 में भी पढ़े होंगे तो वहां भी आपको मिला होगा ये कि फसल चक्र क्या होता है। ये अच्छा क्वेश्चन होता है बोर्ड के लिए, 10 में भी और 12 दोनों में पूछता है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा फसल चक्र का मतलब क्या हुआ, एक ही भूमि पर फसलों को बदल बदल के बोना। जैसे हमारे यहाँ होता है, हम लोग एक बार गेहूं रोपते हैं, काटते हैं, फिर धान रोपेंगे, फिर काटेंगे, फिर गेहूं रोपेंगे, फिर धान रोपेंगे, चलता नहीं एक चक्र के साथ। तो हम लोग फसल का चक्रण करते हैं। तो यहाँ मिश्रित कृषि में भी ये प्रोसेस को अपनाया जाता है। क्यों अपनाया जाता है ये, क्योंकि भूमि का उपजाऊपन इससे बना रहता है। भूमि का उपजाऊपन बना रहता है। भूमि का उर्वरक शक्ति बढ़ाना होगा तो फसलों को बदल बदल के बोना चाहिए। ऐसे में अगर एक ही फसल अगर बार बार बोया जाता है तो उस समय भूमि का उपजाऊपन जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि उर्वरक शक्ति उसमें घट जाता है। ठीक है, दूसरी विशेषता इस खेती का कि खेतों का आकार मध्यम होता है। खेतों का कैसा आकार होगा, मध्यम, ना ज्यादा बड़ा होगा ना ज्यादा छोटा होगा। छोटा किसमें किया जा रहा था, निर्वाह कृषि में। छोटा खेती किसमें, निर्वाह में। बड़ा किसमें, रोपण में और वाणिज्य में। रोपण में और वाणिज्य में। और मध्यम वर्ग का खेती किसमें किया जाएगा, मिश्रित में। याद रहेगा, तो यहाँ खेतों का आकार मध्यम होगा, यहाँ खेतों का आकार बड़ा होता है और निर्वाह कृषि में छोटा होता है। तीसरी विशेषता, कृषि यंत्र रासायनिक व हरी खाद पर अधिक खर्च होता है। कृषि यंत्र से क्या समझते हैं आप, हसुआ, खुरपी, कुदाल, ये सब क्या है, यंत्र तो ही है। रासायनिक पेस्टिसाइड वगैरह जो हम लोग कीड़े मारने के लिए डालते हैं, ये सब डाला जाता है। हरी खाद से मतलब क्या समझते हैं, जैसे जितना भी सड़ा गला चीज हो गया, गोबर हो गया, या फिर जो भी पत्तियां वत्तियां रहता है सड़गल को उसमें मिल जाता है, ये सब हरी खाद होता है। ठीक है, तो उन सब का यहाँ पे इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। कब, जब मिश्रित खेती करना होता है तब। ठीक है, तीसरी इसकी विशेषता क्या होती है कि कुशल व योग्य किसान ही इस खेती को कर सकते हैं। कुशल और योग्य, कुशल का मतलब होता है जिसे खेती करना बेहतर ढंग से आता हो, उसी को कुशल किसान कहा जाता है या योग्य किसान कहा जाता है। कुशल या योग्य उन्हीं को कहेंगे जिनको खेती का पूरा पूरा नॉलेज होता है, वही लोग इस खेती को कर सकते हैं। नेक्स्ट, कि विश्व के विकसित देशों में ये की जाती है। विकसित से आपका क्या मतलब है कि वे देश, अच्छा हम लोग कौन से क्षेत्र में आते हैं, विकसित की विकासशील, विकासशील में आते हैं हम लोग, विकासशील में आते हैं ना, कंफर्म है ना आप लोग। अच्छा चलो बताओ, विकसित आप विकासशील में क्या डिफरेंस है। विकसित का मतलब होता है कि वहां इंडस्ट्रियल बेहतर ढंग से हो गई रहती है, सारे लोग की जरूरतें आसानी से पूरा हो रही होती है, बेसिक नीड जो है सबको मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये चीजें जहां पे फुल हो जाती है, जहां पे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उत्पादन दोनों ज्यादा से ज्यादा होता है, एनफ होता है एक व्यक्ति के लिए अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए, तो वहां के लोगों से सब रिपोर्ट निकाला जाता है, फिर कहा जाता है कि ये विकसित है, मतलब वो डेवलप कर चुका है। अब विकासशील का मतलब है कि वहां अभी प्रति व्यक्ति आय ठीक नहीं है, प्रति व्यक्ति उत्पादन ठीक नहीं है, अंदर इंडस्ट्रियल हालात सही नहीं चल रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल हालात सही नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो उन देशों को जो ग्रो कर रहे हैं अभी, वो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, तो उनको कहा जाता है विकासशील। जैसे अमेरिका की बात किया जाए, वो डेवलप कंट्री है। अमेरिका कैसा है, डेवलप कंट्री है। रूस क्या है, डेवलप कंट्री है। चाइना डेवलप कंट्री है। भारत डेवलपिंग है। हम लोग डेवलपिंग है। कभी सोचा हम लोग डेवलपिंग क्यों है? पता है सबसे बड़ा रीजन यहाँ क्या है हम लोग का, हम लोग को डेवलपिंग होने का एकमात्र सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है यहाँ पे कास्टिज्म का होना। कास्टिज्म समझ, जातिवाद। अंग्रेज एक था जो जा रहा था ना जब, तो बोला कि वो जाते जाते समय बहुत एक गोल्डन लाइन बोल के गया था। एक अंग्रेज बोला कि भारत विश्व का सबसे सुंदर जगह है, भारत विश्व का सबसे सुंदर जगह है, मतलब पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरती इस देश में है, लेकिन इस खूबसूरती को भी जैसे चांद में दाग था उसी तरह इस भारत में भी दागदार एक चीज है जो हमेशा इसको दागदार बनाए रखेगी, और वो दाग क्या है, जातिवाद। ठीक है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य तो घोषित कर दिया गया, लेकिन इस धर्मनिरपेक्षता को लोग नहीं माने, और आज के डेट में भी लोग जातिवाद पे लड़ रहे हैं। कितना लोग तो मुस्लिम में लड़ रहा है, कितना हिंदू में ही लड़ रहा है।
अब जब बचता है, दोनों से बचता है, तो फिर हिंदू मुस्लिम में लड़ जाता है, होता है जी हमारे यहाँ। तो इसी का रीजन है कि हम लोग पीछे से डेवलपिंग नहीं कर रहे हैं। अब तक हम लोग भी डेवलप हो गए होते, लेकिन नहीं किए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ विकास को पहले बाद में रखा जाता है, सबसे पहले जातिवाद रखा जाता है। मैं समझाया? जैसे हिटलर जो था, देखो राजनीति का बहुत खतरनाक फंडा है ये। हिटलर जब तक शासन किया, पूरे उसके कंट्रीज को लगता था कि मतलब हमारे देश के सबसे बेहतर काम करने वाला यही है। जब उसका शासन काल खत्म हुआ तो लोगों को पता चला, अरे ये तो पूरा खंगाल चुका है, पूरा खोखला कर चुका है, देश को खत्म कर चुका है। तो उस समय नहीं समझ में आया, और उसी ने कहा था उस समय, वो कौन सा हथकंडा अपनाया था? देखो तुम लोग मोदी जी से रिलेट मत करना, लेकिन उसका कुछ मैं हिस्ट्री बता रहा हूं, तुम लोग जाकर सर्च कर लेना। ब्रदर एंड सिस्टर का वर्ड उसी ने इस्तेमाल किया था। ब्रदर एंड सिस्टर, जो आज मोदी जी बोलते हैं भाइयों और बहनों। तो मोदी जी से रिलेट मत करना, कुछ चीजें उनसे जैसा है। और उसने कहा था कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज अगर किसी का नशा है ना, किसी चीज का, तो वो होता है धर्म का नशा। किस चीज का नशा? धर्म का नशा। सबसे खतरनाक नशा कोई है तो क्या है वो? धर्म का नशा। किसी को धर्म का नशा लगा दो, वो अफीम के नशा से 100 गुना ज्यादा उस पर असर करेगा। ये हिटलर का स्टेटमेंट है। हिटलर ने कहा था कि धर्म का जिसको नशा करा दिया जाए, उसको अफीम से 100 गुना ज्यादा नशा उसको हो जाएगा। यानी अफीम उतना नशा नहीं कर सकता है जितना कि नशा एक जातिवाद या कास्टिज्म पे कर सकता है। यहाँ पे हमारे नेता सब क्या करता है? सब कोई नहीं, हम किसी नेता का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भारत के जितने भी लीडर्स हैं वो सब के सब जातिवाद का ही एक पत्ता खेलता है सब, ठीक है। उनको मालूम है कि भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे सब जाति के लोग हैं, जिस जाति के लोग ज्यादा जहां दिखे वहां पे उसके अनुसार चल दो। जैसे जहां पे मुस्लिम ज्यादा है, मुस्लिम के अनुसार बात करो, जहां पे हिंदू ज्यादा है, हिंदू के अनुसार बात करो, जहां पे सिख ज्यादा है, सिख के अनुसार बात करो। बस हमको लोग पसंद करें, वोट करें, यही हमारी खुशनसीबी होगी। इसी को हथकंडा बना के सत्ता में बैठ जाता है सब। नतीजा, भारत अभी तक डेवलपिंग में ही है। अगर कास्टिज्म नहीं होता, सब लोग अगर विकास को ही सोचे होते, तो हम लोग आज डेवलप होते, है ना जी। देश बदलेगा, पता नहीं हम लोग के जमाने में बदलेगा या हमारे लोग आने वाले जनरेशन में बदलेगा, लेकिन अभी तो नहीं लग रहा, ठीक है। अभी भी हम लोग रफ्तार में चल रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये कब तक हम लोग संघर्ष करेंगे, अभी इसका कोई गारंटी नजर नहीं आता। तो ये जो क्षेत्र, सुनो, यहाँ पे मिश्रित खेती जो की जाती है वो कहाँ की जाती है? विकसित देशों में। कहाँ की जाती है? मुख्य रूप से विकसित देशों में की जाती है। जैसे अगर एग्जांपल ले जाए कि कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र मुख्य रूप से है, तो उत्तर पश्चिम जो यूरोप है, उत्तर पश्चिम यूरोप, यहाँ पे मिश्रित खेती अधिक की जाती है। दूसरा, उत्तर अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, वहां भी खेती, मिश्रित खेती का अधिक किया जाता है। तीसरा, दक्षिणी महाद्वीपों के कुछ समशीतोष्ण विकसित क्षेत्र। समशीतोष्ण का मतलब क्या हुआ? समशीतोष्ण का मतलब होता है जहां पे हल्का गर्मी हल्का ठंडा, हल्का गर्मी हल्का ठंडा पड़ता है, उस क्षेत्र को कहते हैं समशीतोष्ण। क्या बोलते हैं इसको? समशीतोष्ण। तो समशीतोष्ण से जो विकसित क्षेत्र है, यानी दक्षिणी महाद्वीप के, वहां पे भी मिश्रित खेती मुख्य रूप से की जाती है, ठीक है। हम लोग कृषि को प्राथमिक क्रियाकलाप में डिस्कस कर रहे हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप आप लोग अच्छे से समझते हैं कि जो प्रकृति पे डिपेंड होकर के मानव ने जीना सीखा, मानव ने खाना पीना जाना, मानव ने रहना सीखा, उनके अनुसार मानव ने कौन कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप में काम किया, उसके अकॉर्डिंग हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ पे हम लोग आखेट एवं संग्रहण देखे थे, पशुपालन देखे थे, अभी तीसरा बड़ा हेडिंग हम लोग कृषि देख रहे हैं। कृषि में अलग अलग पद्धति, अलग अलग इसके सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे निर्वाह कृषि पढ़े, रोपण कृषि पढ़े, अभी हम लोग विस्तृत वाणिज्य कृषि पढ़े, इसके बाद हम लोग मिश्रित कृषि पढ़े, इसके बाद भी हम अभी 2-3 तरह के कृषि पद्धति और है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, या नेक्स्ट क्लास में जब आए तो उस डाउट को लाकर जरूर पूछेगा, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। ऑफ करो।